गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आज हम लोग जीआईबी का पेपर 1 में यूनिट 24 करेंगे, जो कि है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, उम्मीद करते हैं कि एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर लेंगे। क्यों, क्या होता है माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच प्रोवाइड स्मॉल लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड। आप सभी को पता है कि जो माइक्रो फाइनेंस है वो बेसिकली लो इनकम हाउस होल्ड्स जो होते हैं उनको फाइनेंस या क्रेडिट अवेलेबल कराने का एक तरीका है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जो कि बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्पज़ से शुरू किया गया था, जिससे कि क्या होगा कि जो पुअर यानी गरीब और लो इनकम हाउस होल्ड जो एलआईजी में आते हैं, लो इनकम ग्रुप जो आता है, उनको पॉवर्टी से यानी गरीबी से बाहर निकाल सके और उनका इनकम स्तर जो है, उनका जो आय स्तर है उसको बढ़ा करके उनको ओवरऑल उनका जो रहन सहन है उसको बढ़ाया जा सके। तो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ? तो जो इंडिया में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो 3 फेजेस में बढ़ाया गया अपने आप से। ठीक है, तो पहला है फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, ये समझ लीजिए। तो पहला जो फर्स्ट फेज है वो प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले के दिनों का है। तो क्या किया गया था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिससे कि रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी क्रेडिट की सुविधा पहुँचाई जा सके। गवर्नमेंट ने ग्रामीण क्षेत्र में क्रेडिट सुविधा पहुंचाने के लिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना शुरू किया था, यानी सहकारिता समूह जो थे उनको सब मजबूत करना शुरू किया था। सेकेंड फेज कब शुरू हुआ? 1960s के आसपास। उस समय गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाई? लीड बैंक स्कीम। आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम इंट्रोड्यूस की। आप सब लोग जानते होंगे कि लीड बैंक स्कीम दिसंबर 1969 में आई थी। उसमें क्या किया गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक बना दिया गया था, जिसके ऊपर वहाँ के रूरल और अर्बन पुअर को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इन्हांस करने के लिए प्रयास करना था। इस हिसाब से उनको टारगेट्स दिए गए थे। आरआरबी भी कंसेप्चुलाइज हुआ था 1975 में, किस लिए? जिससे कि रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल सर्विसेज बेहतर दी जा सकें। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। ये भी बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए ही शुरू हुआ था और इसी टाइम के आसपास ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी जन्म हुआ था, यानी स्वयं सत्ता समूह की भी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो थर्ड फेज था उसमें भी सबसे मेन काम क्या होता कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़ा गया, यानी एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो आजकल जैसे एनआरएलएम वगैरह चलता है उस तरह से है ये। तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? नाबार्ड के द्वारा 1992 में। ग्रामीण बैंक मॉडल क्या है? आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, जिनकी वजह से ग्रामीण बैंक का जन्म हुआ, जिनकी वजह से एसएचजी का बेसिकली जन्म हुआ, ग्रामीण बैंक नहीं कहेंगे। तो जो माइक्रो फाइनेंस के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक कॉन्सेप्ट 1970s में ग्रामीण बैंक, जिसकी वजह से 1983 में ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पर? जोबरा विलेज, बांग्लादेश में। प्रोफेसर यूनुस को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है 2006 में। तो बेसिकली ये कहानी थी कि उन्होंने गांव में जो जोबरा विलेज था वहाँ पर एक सूफिया नाम की लेडी थी, उनसे इन्होंने मिले और उन्हें पता चला कि वो कुछ 22 यूएस सेंट्स यानी बहुत कम अमाउंट हुआ, जो कि उसको भी वो मैनेज नहीं कर पा रही थी अपना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मनी लेंडर्स को पैसा देना पड़ा था, कभी कभी 10% पर डे तक देना पड़ता था। तो उन्होंने इन लोगों को ट्रस्ट के बेसिस पे लोन देना शुरू किया और ऐसा करके उन्होंने इन लोगों को मनी लेंडर के चंगुल से बाहर निकाला। बेसिकली एसएचजी का मॉडल यही है। डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस में इसको 2 पार्ट में किया गया है, एक है इनफॉर्मल सेक्टर और एक है फॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आते हैं? मनी लेंडर, महाजन, श्रॉफ्स, लैंड ओनर्स, ये सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में क्या आते हैं? बैंक, एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम्स और एमएफआईज यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम में 3 तरह के मॉडल होते हैं, मॉडल 1, 2, 3, और एमएफआईज 3 तरह के होकर नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस, म्यूचुअल बेनिफिट और एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले बैंक की बात करते हैं। बैंक देखिए जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये बेसिकली सेटअप किए गए थे जिससे कि रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन पुअर जो शहरी गरीब हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था, ये बेसिकली 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है जो सेम होमोजेनियस तरीके के होते हैं और सेम सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड शेयर करते हैं, जो कि वॉलंटरी एक साथ एक ग्रुप बनाते हैं और सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं अमंग देयर मेंबर्स, जिससे कि उनका एक जो कॉमन कॉज है, जो उनका एम है, उसको फुलफिल कर सके और पूरे ग्रुप का बेनिफिट हो सके।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एसएचजी का। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एज पर नाबार्ड जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कैसे डिफाइन किया गया? वो बेसिकली थ्रिफ्ट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, यानी सेविंग क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और अन्य प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो बहुत कम अमाउंट के भी होते हैं। किसको? गरीब लोगों को, जो मतलब रूरल एरिया में जो गरीब हैं, और सेमी अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में जो भी गरीब लोग हैं उनको भी ये लोग माइक्रो मतलब छोटा लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके, इन्हांस हो सके। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो उनको 3 तरह की कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है नॉट फॉर प्रॉफिट, दूसरा है म्यूचुअल बेनिफिट, और तीसरा है फॉर प्रॉफिट। नाम से तीनों आपको समझ में आ रहे होंगे। जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है। जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसको सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी जगह देनी होती है। जो म्यूचुअल बेनिफिट MFI हैं, ये इसमें कौन कौन से आते हैं? स्टेट और नेशनल कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, जो म्यूचुअली एडेड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा, वो आते हैं म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मतलब दोनों का फायदा। और जो फॉर प्रॉफिट है ये वो NBFCs होते हैं जो बेसिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं और RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं। अब देखते हैं SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है। SHG बैंक लिंकेज में क्या होता है कि जो करंट RBI गाइडलाइंस हैं उनमें बहुत ही सिंप्लीफाइड नॉर्म्स बनाई गई हैं SHG के लिए। बस इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जब SHG का अकाउंट आप खोलेंगे तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता आपको नहीं है। हालांकि जब आप उसका बैंक लिंकेज करेंगे, मतलब SHG को जब आप लोन प्रोवाइड करेंगे, उस समय आप ये KYC कर सकते हैं, ये कहा गया। लिंकेज फॉर बोरोइंग के लिए कहा गया कि 1:1 या 1:4 का रेशियो रहेगा। 1:1 का क्या मतलब है? सेविंग। मान लीजिए अगर SHG मिल करके अपना सेविंग 1,000 रुपये करता है तो आप उसे 4,000 लोन दे सकते हैं। अगर एक या चाहें तो 1:1 दे सकते हैं, या 1 लाख रुपये सेविंग करता है तो उसको 1 लाख या 4 लाख ये लिमिट दे सकते हैं। कोई भी लोन या एडहॉक सर्विसेज चार्जेस या इंस्पेक्शन चार्जेस, किसी प्रकार के लोन, प्राइवेटी सेक्टर वाले जो लोन है SHG बैंक वाले, इसमें 25,000 तक पे नहीं लिए जाएंगे, कोई चार्जेस नहीं डिडक्ट किए जाएंगे। RBI और नाबार्ड की गाइडलाइंस हैं कि किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्योरिटी SHG से नहीं ली जाएगी। SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम में 3 मॉडल काम करते हैं, मॉडल 1, 2 और 3। तो जो पहला मॉडल है उसका नाम है नाबार्ड बैंक SHG, दूसरे का है नाबार्ड बैंक SHG विद NGO एज ए फैसिलिटेटिंग एजेंसी, और तीसरा है नाबार्ड बैंक NGO SHG विद NGO एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तीनों आपको नाम समझ में आ रहे हैं। पहले में सिर्फ क्या होता है, सिंपल बैंक और SHG के बीच में एक लिंकेज हो जाता है जिसे बोलते हैं मॉडल 1। दूसरे में क्या होता है, बैंक और SHG के बीच में लिंकेज होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई NGO एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी की तरह काम करती है, जिससे कि दोनों के बीच तारतम्य बना रहे हैं। और तीसरे में क्या होता है, बैंक NGO SHG। आप देखिए नाम में ही NGO बीच में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम करती है। सॉरी, बैंक नहीं, NGO। तो बैंक NGO को लोन देगा और NGO फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी SHG को, ठीक है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप क्या होता है? जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप भी SHG की तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें 10 से 20 लोग चाहिए, इसमें 4 से 10 लोग चाहिए जो कि सेम विलेज या लोकेलिटी के हों, होमोजीनियस नेचर शेयर करते हों, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी सेम हो, और वे किसी कॉमन कॉज को फुलफिल करने के एम से बैंक से लोन ले रहे हों, और वो भी विदाउट एनी कोलेटरल। तो उसके लिए JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है। जो फाइनेंसिंग होती है JLG को, वो रीफाइनेंस किया जाता है नाबार्ड के द्वारा कम्प्लीटली, ठीक है। जितना भी बैंक JLG को लोन प्रोवाइड करते हैं वो कंप्लीट रीफाइनेंस होता है, कहाँ से? नाबार्ड से। जो भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसमें डिसिप्लिन और कंट्रोल लाने के लिए RBI ने एक कमेटी अपॉइंट की थी। कमेटी का नाम क्या था? YH मलेगाम कमेटी, ठीक है। YH मलेगाम कमेटी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2011 में सबमिट करी थी। इन्होंने बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन संबंधित जो भी इश्यूज और कंसर्न्स थे उनको स्टडी करके रिपोर्ट किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसके बाद क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया, किसके लिए? माइक्रो फाइनेंस लोन्स के लिए। ये 2022 के डायरेक्शन है। तो इसमें सबसे पहले तो डिफाइन किया कि माइक्रो फाइनेंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो फाइनेंस की डेफिनेशन क्या होगी कि 3 लाख रुपए का लोन होगा, ठीक है। सॉरी, 3 लाख रुपए का लोन नहीं होगा, जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम होगी वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए हो सकती है। जो इसमें फैमिली जो काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे मतलब हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रंस को। ये लोन कम्प्लीटली कोलेट्रल फ्री होना चाहिए, तभी इसको माइक्रो फाइनेंस लोन मानेंगे। और मतलब इस हद तक कोलेट्रल फ्री होना चाहिए कि आप इसमें जो डिपॉजिट अकाउंट है बोरोर का उसको भी लीन नहीं करेंगे। इस हद तक का इसमें कहा गया है। कोलेट्रल फ्री का मतलब ये है, ये नहीं कि आपने डिपॉजिट में अकाउंट लीन कर दिया, उसमें कोई भी पैसा आ रहा है तो कट क्वालिटी लोन में आ रहा है, ऐसा नहीं किया जाएगा। जो लिमिट ऑफ लोन कहा गया
लोन रिपेमेंट जो है उसके लिए कहा गया है कि मैक्सिमम जो लोन रिपेमेंट है वो हाउस होल्ड इनकम जो मंथली होगी उसका 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये 50% सिर्फ नए लोन के लिए नहीं है। मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया, उसके ऑलरेडी 2-3 लोन चल रहे हैं और उसकी सपोज उसका मंथली इनकम 20,000 रुपये है। जो ऑलरेडी लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआई जो है वो सपोज जाती है 3,000 या 4,000। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नया लोन कर रहे हैं वो 10,000 के अंदर होना चाहिए टोटल। मतलब अगर 4,000 पहले से ईएमआई है तो नई ईएमआई 6,000 हो सकती है। ये नहीं कि आपने नई ईएमआई 10,000 कर दी। तो किसी भी हाल में जो ओवर डिडक्शन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ ही इसमें जो पहले गाइडलाइंस थी कि वो एनबीएफसी एमएफआई में काउंट नहीं होंगे, तो उनके लिए कहा गया था कि वो अपने जो भी एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब लोन जो भी दे रहे हैं, वो अपने एसेट्स का 10% दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की डेट में अब ऐसा हो गया है कि वो उसको 25% तक दे सकते हैं। एसेट जितना भी एसेट्स एनबीएफसी के पास है उसमें वो बेसिकली 25% तक का लोन रेंडर कर सकते हैं। आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड बनाया था एनबीएफसी एमएफआईज के लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। जो फेयर प्रैक्टिस कोड है वो क्या होता है, वो बेसिकली एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो कि उस इंडस्ट्री के फंक्शनिंग को जस्टिफाई करता है और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ की गाइडलाइंस होती हैं, सुपरवाइजरी बॉडीज़ की गाइडलाइंस होती हैं, उनको फुलफिल करवाता है, जिससे कि रेगुलेटर को किसी तरह की समस्या ना हो और जो बेसिकली जो बोरोवर है या कस्टमर है उसके साथ फेयरली काम किया जा सके। नॉन कोअर्सिव, हाँ सबसे लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि एमएफआईज जो होते हैं, एनबीएफसीज जो होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कोअर्सिव तरीके से रिकवरी करने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट जो मालेगाम कमेटी आई थी वो भी इसीलिए आई थी कि उस समय बहुत ज़्यादा सुसाइड होने लगे थे, इसलिए ये देखा गया था कि क्या हो रहा है, तो रिकवरी के लिए भी कोअर्सिव मेथड्स नहीं यूज़ करने हैं। अगर जो सेंट्रली डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ पर रिकवरी के लिए पर्सन जो भी बोरोवर है वो 2 बार से ज़्यादा बुलाने पर नहीं आता है, तो आप उसके घर या उसके ऑफिस पर जाकर उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।